हेलो स्टूडेंट, और मेथड वाले जो सीरीज़ थी उसके दूसरे वीडियो के साथ अवेलेबल हैं। आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से काम करता है, और बहुत से लोग इसके कॉन्सेप्ट के साथ कंफ्यूज रहते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स। तो स्टैटिक कीवर्ड दो जगह यूज़ होता है। एक यूज़ होता है मेथड के साथ, अगला यूज़ होता है वेरिएबल के साथ। मतलब एक स्टैटिक मेथड होता है, एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल वाली चीज़ कि किस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल काम करता है। जो स्टैटिक वेरिएबल होता है इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल। किस लिए बोलते हैं, क्यों इसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं, अभी ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब जैसे आपने एक बनाई है क्लास सैम्पल, यहाँ पे बना लेता हूँ। क्लास सैम्पल ऐसे करके आपने बनाई है। क्लास सैम्पल के अंदर आपने ऐसे करके इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, इंट b इज इक्वल्स टू 20 लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या कहलाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब हुआ कि यदि इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे करके आपकी क्लास सैम्पल है, ठीक है। क्लास सैम्पल के अंदर दो वेरिएबल है, आपका इंट a और यहाँ पर है इंट b, ऐसे करके दो वेरिएबल है। अब जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। सैम्पल s1 इज इक्वल्स टू न्यू सैम्पल। जब आपने ये ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाया और इसी क्लास का आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, सैम्पल s2 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल। जब आपने ऐसे करके इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो होगा क्या कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से बनेगा। ऐसे करके आपका यहाँ पर बन गया s1, और क्या हुआ, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये कॉपी हो गए। मतलब जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया s1 करके इस क्लास सैम्पल का, तो ये वेरिएबल्स आपके कॉपी हो गए। अब ये s1 का पर्सनल वेरिएबल है। अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। एक और जल्दी से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट s2 बनाया, इंट a यहाँ भी कॉपी हो गया, इंट b यहाँ भी कॉपी हो गया। अब इसको समझने से पहले ज़रा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपके कंप्यूटर की बुक है, तो कंप्यूटर की बुक क्या हुआ, कंप्यूटर की बुक पब्लिशर ने पहले नंबर पे एक कॉपी, एक ऐसे करके ओरिजिनल कॉपी होगी पब्लिशर के बाद। उसने क्या किया, कंप्यूटर की बुक को पब्लिश करना स्टार्ट किया। ऐसे करके एक कॉपी बन गई, इसको बोल देते हैं कॉपी 1, ठीक है। इसको बोल देते हैं कॉपी 2, ठीक है। ऐसे करके दूसरी कॉपी बन गई। ऐसे करके पब्लिशर ने सपोज़ आपकी 50 कॉपीज़ बना ली, ठीक है। 50 बार उसने इसको रीप्रिंट कर करके इसकी 50 कॉपीज़ बना ली। तो और उस केस में क्या किया, ये जो कॉपी 1 है ये एक स्टूडेंट है मोहन, इसको दे दिया। ये कॉपी 2 है, ये एक स्टूडेंट है कालू, इसको दे दिया। अब होगा क्या कि जब ये ओरिजिनल जो बुक थी इसकी ये कॉपी बन गई, ऐसे करके इसकी कितनी बन गई, 50 कॉपी बन गई। अब ये जो मोहन अपनी बुक कंप्यूटर की खरीद करके लाया है, इस पे क्या कर सकता है, इस बुक पे अपना नाम लिख सकता है मोहन। क्या मोहन के ये जो कॉपी, जो बुक इसके पास है जो मोहन खरीद के लाया, इस पे मोहन लिखने से बाकी 50 कॉपीज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये इस मोहन की अपनी एक पर्सनल कॉपी है, मतलब बुक की एक पर्सनल कॉपी है, मोहन के पास है। इसी तरीके से कालू ने क्या किया, कालू ने अपनी किताब के ऊपर अपना नाम लिख दिया। मतलब बुक आपकी कंप्यूटर की सेम ही है जो आपकी XYZ कोई पब्लिकेशन की है, और उसने क्या किया, उसने रीप्रिंट करना चालू किया। तो पहला प्रिंट ये बना, दूसरा प्रिंट ये बना, ऐसे करके उसने 50 प्रिंट बनाए और 50 प्रिंट को डिफरेंट स्टूडेंट्स को परचेज करने के लिए दे दिया। तो ये स्टूडेंट मोहन है, इसने परचेज कर लिया ये वाला जो प्रिंट था, रीप्रिंट था कॉपी 1 वाला।
कालू ने क्या किया, रीप्रिंट परचेस कर लिया कॉपी 2 वाला, और इनके पास ये अपनी पर्सनल कॉपी होगी। अब मोहन यदि अपनी जो उसके पास प्रिंट है, जो किताब का प्रिंट है, इसका पहला पेज फाड़ दे तो क्या उससे कालू पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कालू अपना पहला पेज फाड़ दे, क्या उससे मोहन की बुक पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी अपने अपनी क्या है, पर्सनल कॉपीज है, इनका अपने अपना पर्सनल प्रिंट है इनके पास। अब क्या हुआ, S1 के A में यदि मैं 100 वैल्यू सेट कर दूं और S2 के A में 200 वैल्यू सेट कर दूं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये S2 की अपनी एक पर्सनल कॉपी है, ये S1 की क्या है, अपनी एक पर्सनल कॉपी है। यही चीज B में है, सपोज यहाँ B में 7 वैल्यू सेट करी, यहाँ पे 700 सेट कर दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये S1 की अपनी एक पर्सनल कॉपी है इंस्टेंस वेरिएबल की, S2 की अपनी एक पर्सनल कॉपी है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो क्लास होता है उसकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी रेप्लिका होता है। तो यहाँ क्लास के अंदर 2 वेरिएबल थे, दोनों वेरिएबल S1 के केस में कॉपी हो गए और दोनों वेरिएबल S2 के केस में कॉपी हो गए। अब इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन होगा, मेमोरी स्पेस होगा, जो S1 के लिए एलोकेट होगा, उसमें ये वेरिएबल A के लिए एक स्पेस बना होगा, वेरिएबल B के लिए एक स्पेस बना होगा। इसी तरीके से मेमोरी में कहीं पर दूसरी जगह पर S2 के लिए एक स्पेस एलोकेट होगा और वहां पर क्या होगा, वेरिएबल A के लिए एक स्पेस ऐसे करके खांचा खाली होगा, वेरिएबल B के लिए ऐसे करके खांचा खाली होगा। तो ये क्या है, ये आपका मेमोरी में डिफरेंट जगह है, ये मेमोरी में डिफरेंट जगह है। ऐसे ही यदि इस क्लास सैंपल के 10 ऑब्जेक्ट्स हम लोग बना लें तो 10 जगह उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगा, जहां पर वो अपने वेरिएबल A और वेरिएबल B की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो ये तो हुआ जब आपका वेरिएबल सिंपली लिखा हुआ, मतलब वेरिएबल के आगे यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। तो जब कोई भी वेरिएबल सिंपली ऐसे क्लास के अंदर लिखा होता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है कि जितनी बार इस क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगी उतनी बार ये A और B का इंस्टेंस क्रिएट होगा। इंस्टेंस क्रिएट होने का मतलब है उसकी रेप्लिकास क्रिएट होंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ जब आपका वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। अभी हम लोग स्टैटिक के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी ये जो एग्जाम्पल है ये आपका नॉन स्टैटिक वेरिएबल का है। अब इसी में यदि हमको इंस्टेंस ये तो इंस्टेंस वेरिएबल का था, इंस्टेंस वेरिएबल को ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। अब यदि स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास सैंपल बनाई, ठीक है, और क्लास सैंपल के अंदर जो वेरिएबल है उसको हमने क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया, स्टैटिक इंट A ऐसे करके लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया एक सिंपल वेरिएबल ले लिया B, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पिछले लिया था। अब क्या होगा, इसकी फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट बना दिया, सैंपल S1 इक्वल्स टू न्यू सैंपल, और यहाँ पे दूसरी ऑब्जेक्ट बना दिया, सैंपल S2 इक्वल्स टू सैंपल S2 इक्वल्स टू न्यू सैंपल, ऐसे करके ये दूसरी ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, स्टैटिक वेरिएबल होने से क्या चीज़ें चेंज हुई है। अब इसको समझने के लिए क्या होगा, फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्लास का ऐसे करके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये आ गई सैंपल करके क्लास, इसके अंदर वेरिएबल आ गया इंट A और यहाँ पर आ गया इंट B। ध्यान रखने वाली बात है, जो वेरिएबल A है ये आपका स्टैटिक है। अब जब इसकी ऑब्जेक्ट बनी S1 तो S1 करके ऐसे करके ऑब्जेक्ट बन गई। अब इसके अंदर क्या होगा, इंट B ही बनेगा, मतलब जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है सिर्फ उसकी कॉपीज़ क्रिएट होती हैं, और जो दूसरा वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल उसकी कॉपीज़ क्रिएट नहीं होती हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर ये वेरिएबल A शेयर होगा सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स के बीच में। क्यों, क्योंकि ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। अब इसको समझने के लिए हम लोगों की क्लास में क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है,
अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, क्लास के सारे बच्चों के बीच में शेयर होता है। मतलब मोहन की भी अटेंडेंस इसमें लिखी जाएगी, कालू की भी अटेंडेंस इसी में लिखी जाएगी, झबरू की भी अटेंडेंस इसी में लिखी जाएगी। ये सारे के सारे हमारी क्लास के बच्चे हैं, झबरू की भी अटेंडेंस इसमें लिखी जाएगी। अब यदि मोहन ने अपनी क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर का पहला पेज फाड़ दिया, ध्यान से सुनना, मोहन ने अपनी क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर का पहला पेज फाड़ दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कालू के भी अटेंडेंस रजिस्टर का पहला पेज फट जाएगा, झबरू के भी अटेंडेंस रजिस्टर का पहला पेज फट जाएगा, क्योंकि ये अटेंडेंस रजिस्टर सारे के सारे स्टूडेंट्स के बीच में शेयर हो रहा था। अभी तक पिछले केस में क्या था, अभी तक पिछले केस में जो वेरिएबल ए और बी की सेपरेट कॉपीज थी, यहां पर जो एग्जाम्पल लिया था, मोहन की अपनी एक अलग कंप्यूटर की बुक थी, कालू की अपनी एक अलग कंप्यूटर की बुक थी, इसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी अलग अलग किताबें थी। बट इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, सेम अटेंडेंस रजिस्टर शेयर हो रहा है सारे के सारे स्टूडेंट्स के बीच में, मोहन के बीच में भी, कालू के बीच में भी, झबरू के बीच में भी। तो उस केस में जब यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, तो यदि मोहन ने अपने अटेंडेंस रजिस्टर का पहला पेज फाड़ा तो उससे सबके ऊपर अंतर पड़ेगा। तो जब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं या इसी का दूसरा नाम जो था क्लास वेरिएबल की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये वेरिएबल की कॉपीज नहीं बनती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग, कॉपीज बनने की बजाय बल्कि क्या होता है, ये वेरिएबल सारी ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर होता है, इसीलिए इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से बनाया गया है। जबकि जो बी है वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल होने के कारण जितनी ऑब्जेक्ट बनेंगी उसकी इतनी ज़्यादा कॉपीज क्रिएट होंगी, S1 के लिए एक अलग कॉपी, S2 के लिए एक अलग कॉपी। तो ये तो हो गया स्टैटिक वेरिएबल का वर्किंग। अब इसको क्लास वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्लास वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए क्लास के बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट के लेवल पर जाकर के इनिशियलाइज हो रही हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 200 हो गया, सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे जो वेरिएबल्स है वो क्लास के लेवल पर, सॉरी ऑब्जेक्ट के लेवल पर जाकर के इनिशियलाइज हो रहे हैं। बट जो आपका इंस्टेंस, सॉरी जो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल आपका क्लास के लेवल पर इनिशियलाइज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। और बाकी जो ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल्स है उनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब इसके यदि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें तो किस केस में ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। सपोज हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जावा का अपने स्कूल के लिए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट फील्ड्स डाल रहे हैं स्टूडेंट के लिए, नेम डाला, उसका क्लास डाला, सेक्शन डाला, और हमने क्या किया, स्कूल नेम डाला। इस तरीके से ये 3 फील्ड्स ले रहे हैं। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट बनेंगी, सपोज ये आपका स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 का नाम कालू है, ये आपका 10A का स्टूडेंट है और इसका स्कूल का नाम कुछ भी XYZ है। दूसरा स्टूडेंट हम लोगों ने डाला जिसका नाम है झबरू, झबरू है, ये 10B का स्टूडेंट है और यहाँ पर भी स्कूल, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सेम स्कूल के हैं, तो XYZ है। तीसरा डाला जो स्टूडेंट है उसका नाम डाल दिया मोहन, और वो क्या है 10C का स्टूडेंट है और उसके स्कूल का नाम भी XYZ है। अब इस केस में क्या किया, जो हमारा स्कूल नेम था उसको हमने इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कूल नेम तो सबका सेम रहने वाला है, हमने क्या कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए स्कूल नेम की अलग अलग कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सपोज खुदा ना खास्ता यदि स्कूल का नाम पहले आपका XYZ था और ये चेंज होकर के ABC हो गया, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह पर जाकर के चेंज करना पड़ेगा। कालू के अंदर जाकर के ये नाम चेंज करना पड़ेगा, झबरू के अंदर जाकर के यहाँ नाम चेंज करना पड़ेगा, मोहन के अंदर जाकर के यहाँ नाम चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी बजाय यदि हम क्या करें, इस वेरिएबल को हम कर दें स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल होने से क्या होगा कि इसकी हर एक स्टूडेंट के लिए जो कॉपीज क्रिएट हो रही थी
वो कॉपीज क्रिएट नहीं होंगी। उस केस में क्या होगा, क्लास के लेवल पर ही यहीं पर लिख दिया जाएगा स्कूल नेम XYZ, ठीक है। और क्या होगा, इसी की कॉपीज सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाएगी। तो क्या हुआ, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा हो गया, हमारा जो स्पेस वेस्टेज हो रहा था वो हमारा स्पेस कम से कम वेस्टेज हुआ। एक जगह हमने नाम स्टोर किया और उसको सारे स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कर दिया। अब दूसरे केस की बात करें, जहां पर स्कूल का नाम आपका XYZ से चेंज होकर के हमारे स्कूल का नाम हो गया ABC, तो उस केस में यदि आपका स्कूल नेम आपका स्टैटिक वेरिएबल है तो खाली हमको क्लास के लेवल पर आकर के इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका क्लास वेरिएबल है। क्लास के लेवल पर आकर के इसका नाम चेंज कर देंगे XYZ से ABC और हमारा काम हो जाएगा। पुराने केस में जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल था उसमें हमको हर एक स्टूडेंट के अंदर जा करके उसके नेम्स को चेंज करना पड़ रहा था। तो ये यूज होता है स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल का यूज होता है जहां पर कोई फील्ड कॉमन होती है सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स के बीच में। वहां पर उस फील्ड का स्पेस बचाने के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए, वो फील्ड ज़्यादा स्पेस ना ले, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फील्ड को कर देते हैं स्टैटिक। स्टैटिक करने से क्या हुआ, हमारे दो मसले सॉल्व हो गए। यदि फ्यूचर में हमको उस फील्ड का नाम चेंज करना पड़ा, उस फील्ड में वैल्यू चेंज करनी पड़ी, तो एक जगह सिर्फ वैल्यू चेंज करने से हमारा काम हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये हुआ, जो हमारा मेमोरी वेस्टेज था वो भी हमारा कम हो गया, क्योंकि वो आपका क्लास के लेवल पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल और आपके इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में। अब जो अगली चीज है, ये तो हो गया स्टैटिक वेरिएबल। अब जो अगली चीज है स्टैटिक मेथड। मेथड के स्टैटिक होने से क्या होता है, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे बना लिया क्लास सैंपल। क्लास सैंपल बनाने के बाद हमने क्या किया, एक सिंपल मेथड बना लिया इंट ऐड ऐसे करके, अब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। और एक हमने क्या किया, स्टैटिक मेथड बना लिया, स्टैटिक इंट सब ऐसे करके लिख लिया, इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा। और क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू होगी, रिटर्न 10 कर दिया। यहाँ पर भी इसका रिटर्न टाइप इंट है, तो यहाँ पे क्या किया, रिटर्न 100 कर दिया ऐसे करके। अब क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाया, इसके अंदर हमने क्या किया, क्लास सैंपल का ऑब्जेक्ट बनाया। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जब भी किसी भी फंक्शन को हमको कॉल करना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऐड फंक्शन है ये आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन है, मतलब ऐसा फंक्शन जो अभी तक हम लोग जनरली बनाते रहे हैं, ये आपका क्या है, नॉन स्टैटिक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है, s1 डॉट ऐड ऐसे करके लिखेंगे और फंक्शन कॉल प्लेस हो जाएगी, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल प्लेस हो जाएगी और ये ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसके अंदर जो भी कोड लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो आपका स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक कीवर्ड लग जाने से क्या हुआ, ये सब फंक्शन है, सब फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा, तो स्टैटिक कीवर्ड लग जाने से क्या हुआ, हम इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज नो नीड फॉर अस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाना, डॉट ऑपरेटर लगाना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी जब हम लोग बात करेंगे सब फंक्शन की। क्यों, क्योंकि ये आपका स्टैटिक फंक्शन है। तो किसी फंक्शन के स्टैटिक नॉन स्टैटिक होने से क्या डिफरेंस होता है, यदि फंक्शन नॉन स्टैटिक है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है, फिर नेम ऑफ द फंक्शन लिखना पड़ता है। मगर यदि कोई फंक्शन स्टैटिक है तो बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए, बिना डॉट ऑपरेटर लगाए डायरेक्ट हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये फंक्शन के कॉलिंग मैकेनिज्म में डिफरेंस क्रिएट होता है यदि आपका फंक्शन स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक है, तो इस तरीके से।
अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है फंक्शन या मेथड वाले चैप्टर में, कि अभी तक हम लोग क्लास 9 से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम लोग मेन मेथड लिखते हैं तो उस केस में क्या लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे करके लिखते हैं, ये हम लोग लिख देते हैं। अब इसमें भी क्या क्या चीजें हैं, क्यों है, थोड़ा सा उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। फंक्शन का नेम कैसे पहचानोगे, ब्रेसेस के जस्ट बाद जो लिखा होता है वो नेम ऑफ द फंक्शन होता है। यहाँ पे फंक्शन का नेम है मेन। वॉइड क्या होता है, फंक्शन के नेम के जस्ट पहले जो लिखा होता है वो होता है आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ये स्टैटिक क्या है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, इसको बोल सकते हैं फंक्शन मॉडिफायर। क्या बोल सकते हैं इसको, फंक्शन मॉडिफायर, मतलब फंक्शन की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर रहा है। और ये पब्लिक क्या है, पब्लिक है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर है का मतलब है इससे ये पता चलता है कि मेन फंक्शन कहाँ से विजिबल होगा, कहाँ से विजिबल नहीं होगा। विजिबिलिटी को सिंपल टर्म्स में समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये फंक्शन कहाँ से हम लोग कॉल कर सकते हैं, कहाँ से कॉल नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड होता है। अब क्वेश्चन आपका आप लोगों को जनरली मिल सकता है कि वाई वी आर यूजिंग ऑल दिस थिंग, वाई ऑलवेज वी आर यूजिंग पब्लिक। हम लोग हमेशा मेन के साथ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ही क्यों यूज करते हैं, वाइड नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, स्टैटिक नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, पब्लिक नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा। अब होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको जावा का पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जावा का कंपाइलेशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन पे ही आकर के एंड होता है। मतलब मेन के अंदर से ही सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जो को हम लोग कॉल करेंगे, और वापस मेन पे ही आकर के एग्जीक्यूशन आपका एंड होगा। तो उस केस में मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन आपका सबसे बेसिक फंक्शन और सबसे फर्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन होता है। अब यदि यहां पर हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया, स्टैटिक कीवर्ड सपोज हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसकी डिपेंडेंसी बन जाएगी। स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्ट मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यदि स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया तो उस केस में क्या होगा, इसका पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, कहां पर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, और उसके बाद ही इसको कॉल कर सकेंगे। दूसरी चीज पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है। सीधा सा एग्जांपल दो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, कैसे भी उसको कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पर सबसे कम लीस्ट रिस्ट्रिक्शन होगा। प्राइवेट क्या होता है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। बोलते हैं ना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको गंदा नहीं करो। जैसे हम लोग सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, रोडवेज बस जो होती है, सरकारी बसेस जो होती हैं, वो आपकी क्या होती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट आपकी कार होती है। रोडवेज बस में कैसे भी चढ़ो, कैसे भी उसको थप्पड़ मारो, कैसे भी करके सीट पे बैठो, कोई नहीं टोकने वाला। लेकिन यदि आप किसी की प्राइवेट कार में बैठ रहे हैं, आपने कूड़ा फैलाया, गंदगी फैलाई, तेजी से दरवाजा बंद किया, इधर स्क्रैच मारे, इधर डेंट मारे, तो क्या होगा, वो व्यक्ति आपकी पकड़ के कुटाई भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पब्लिक जो है वो आपका लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब सबसे कम रिस्ट्रिक्शन लगता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग पब्लिक ओवर हियर। अब मेन फंक्शन आपका पहला फंक्शन है और लास्ट फंक्शन है, तो यहाँ पर जो रिटर्न कीवर्ड है उसको वॉइड रखा गया। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। वॉइड का मतलब होता है दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा एग्जीक्यूशन के बाद। दैट मीन्स इसके बाद फिर से हम लोग उसी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं जो भी हम लोगों ने कहा था, डिपेंडेंसी इसकी कम से कम होगी। तो पब्लिक से क्या हुआ, पब्लिक से इजीली एक्सेसिबल हो रहा है, सब जगह से ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं से भी इसको कॉल किया जा सकता है। स्टैटिक से क्या हुआ, इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। वाइड से क्या हुआ, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए बाध्य नहीं है, ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो सारी बातों का सार ये निकला कि मेन फंक्शन की दूसरी चीजों पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए वी आर ऑलवेज यूजिंग दिस पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन भी आपका एक फंक्शन है जैसे दूसरे फंक्शन होते हैं, बट इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और यहीं से एग्जीक्यूशन एंड होता है। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड अप टुडेस डिस्कशन। Thank you everybody for listening and watching this video. If you have any doubt, you are requested to please make sure to put a comment under the video, and
जैसे ही मुझे टाइम मिला आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। और यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुआ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।